दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी को शाम 7 बजे से एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, इस ग्राउंड पर क्योंकि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी में, तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्लेयरों को उनके फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग से भी और सेकेंड इनिंग से भी। ठीक। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद रहती है। ठीक है, लगभग लगभग बराबर बराबर मदद रहती है। यहाँ पर कभी क्या होता है कि स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर, और कभी कभी पेसर को ज़्यादा विकेट मिलते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 2 T20 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार यहां अपना मुकाबला जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 174 रन का। ठीक है ना। अगर मैं आईपीएल की बात करूं, तो आईपीएल में भी क्या रहा है, इसी प्रकार का रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पर अधिकतर मुकाबले आपको 160, और कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो यहाँ पर लो टोटल यानी कि 150 के अराउंड वाले मुकाबले भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेशनल मुकाबला है वो 2018 के समथिंग से नहीं खेला गया है। ठीक है, तो आईपीएल के मुकाबले होते हैं, तो उनके बेस पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मुकाबले आपको 150 के अराउंड वाले, और अधिकतर जो मुकाबले होंगे वो 170 के समथिंग समथिंग वाले मुकाबले अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। इन दो मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम एक बार मुकाबला जीती है। तो हम इस रिकॉर्ड के बेस पर ये कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक, जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 174 का। इससे भी क्लियर है कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, 175 का एवरेज स्कोर एक अच्छा एवरेज स्कोर है। ठीक, क्योंकि जब हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं, तो हमको उस समय देखना भी पड़ता है कि दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर मुकाबले किस प्रकार के होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है ना। और बॉलर्स की फॉर्म क्या चल रही है, अपोजिशन के बैट्समैन की फॉर्म क्या चल रही है, तो ये चीज़ें भी निर्भर करती हैं कि भाई हमको इस ग्राउंड पर किस प्रकार से मुकाबला बनाकर मतलब टीम बनाकर चलनी है। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर देखिए 150 टू 169 का स्कोर एक बार बना है, वो और 170 से लेकर 189 के बीच का स्कोर एक बार। ठीक है, तो कुछ मुकाबले यहाँ पर निश्चित तौर पर 150 के अराउंड वाले भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर मुकाबले यहाँ पर आपको 165 170 के अराउंड वाले मुकाबले ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अधिकतर। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की, तो सॉरी वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको मैं यहाँ पर दो वेन्यू मैचेस समझा लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ये है 2018 का मुकाबला, ये इंटरनेशनल मुकाबला है। ठीक है ना, और ये मैंने लिया है आईपीएल का मुकाबला जो कि 2024 का मुकाबला है। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ करंट में किस प्रकार के मुकाबले खेले गए हैं। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों मुकाबलों में सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉमन चीज़ें क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर जो 2018 में जो मुकाबला खेला गया था इंटरनेशनल मुकाबला, यहाँ पर देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 181 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 3, और इंडिया ने 182 रन बनाकर उसको चेज़ कर लिया था। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर हाई टोटल भी चेज़ हो सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के बल्लेबाज स्कोर करते हैं। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी में, तो देखिए यहाँ पर पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट, यहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं। अगर गेंदबाजी की बात करूँ, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखिए पेसर 0 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिले। सेकंड इनिंग में पेसर 3 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसी के बेस पर एक टीम बनाकर बताऊँगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले मुकाबले की, तो यहाँ पर देखिए एसआरएच ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 175 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 9, और राजस्थान रॉयल उसको चेज़ नहीं कर पाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टीम चेज़ नहीं भी करती है। ठीक है ना, और इससे पहले वाले मुकाबले में यहाँ पर टीम चेज़ कर भी लेती है। यानी कि हम तो दोनों फैक्टर पे ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ तो विकेट कम गिरे हैं। ठीक है, इस वाले मैच में जो 2018 में खेला गया था, लेकिन जो 2024 में मुकाबला यहाँ आईपीएल का खेला गया है, यहाँ देखिए 8-9 विकेट लगभग लगभग गिरे हुए हैं। तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे। ठीक है, ठीक, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान देना है किसमें, बॉलर्स में। तो बॉलर्स में देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में
पेसर को 0 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले वेन्यू मैच की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट इनिंग में पेसर को 8 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट। यहाँ पेसर को तो विकेट मिल रहे हैं लेकिन स्पिनर को 0 विकेट मिल रहे हैं, जबकि पहले वाले इसमें क्या था, यहाँ पर पेसर को 0 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड इनिंग की, तो पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में मिला है, इस वाले मैच में मिला है 3 विकेट और 1 विकेट। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इनिंग में पेसर को 2 विकेट तो स्पिनर को 5 विकेट मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों वेन्यू मैचेस के बेस पर आप टीम बनाकर चल सकते हैं। तो अगर मैं पहले इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो कंडीशन होंगी दो, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या तो इंग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन, निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन है, ठीक है। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है यहाँ पर उसके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, यानी कि अगर प्लेयर अच्छी फॉर्म में है तो हम आप क्या कर सकते हैं, मिडिल टॉप ऑर्डर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो और फर्स्ट पावर प्ले में विकेट नहीं गिर रहा है, तो अगर इसको आधार मानकर हम टीम बनाएं तो दो कंडीशन होगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या इंग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा थोड़े बहुत तो उसमें चेंजेस होंगे ही, ठीक है ना। 3 के बदले में 5 विकेट गिर सकते हैं, 4 के बदले में 1 या 6 विकेट भी गिर सकता है, ठीक है। तो इसको आधार माने तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रह रही है। इस वाले वेन्यू मैच के बेस पर, अभी लो टोटल के बेस पर मैच बताऊंगा, ठीक। तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर अगर टीम बनाए तो ये बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इंडिया की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अगर मैं इन दोनों की फॉर्म की बात करूं तो संजू सैमसन 26, 7, 31, 4, 19 ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि उतना कोई खास है नहीं, ठीक है। क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में मिलते हैं संजू सैमसन और अच्छी बल्लेबाजी करती है, तो आप एक मैच में तो पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। अभिषेक शर्मा की बात करूँ तो 79, 19 रन प्लस 1 विकेट, 51 रन, 93 रन, काफ़ी ज़बरदस्त है। इंडिया के दोनों ओपनर को आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हाई स्कोरिंग के बेस पर अगर हम टीम बना रहे हैं तो उस कंडीशन में किसी मैच में दोनों को पिक कर सकते हैं, किसी मैच में दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं कौन, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच से इनका फॉर्म बहुत ख़राब चला है, लेकिन हाँ किसी भी मैच में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं, तो किसी एक मैच में पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर इंडिया की तरफ से आते हैं तिलक वर्मा, ठीक। तिलक वर्मा की करंट की फॉर्म अच्छी है, आप इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ पर थोड़ा सा की प्लेयर का काम करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तिलक वर्मा के साथ जा सकते हैं। हार्दिक पांड्या काफ़ी लंबे समय के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में किसी मैच में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करें तो 6 रन, 36 रन, 1 रन, 55 रन, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में किसी मैच में तो आप ड्रॉप करके जरूर चलेगा, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप रिंकू सिंह पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। ये रहे टॉप 6 के बल्लेबाज, ठीक है। अब बात आती है नंबर 7 पर NK रेड्डी, ठीक, और अक्षर पटेल की, ठीक है। अब ये दोनों हैं ऑलराउंडर, ठीक है। तो NK रेड्डी नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं और बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो नंबर 7 का प्लेयर हमारे लिए कितना इफेक्टिव होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के साथ ही इनको यूज़ करके चलना। अक्षर पटेल की बात करूँ, यहाँ पर स्पिनर को जो है पीछे ठीक ठाक मदद है, बहुत ज़्यादा भी मदद नहीं है। किसी किसी मैचेज में स्पिनर विकेट लेते हैं, तो अगर किसी मैच पर रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, वरना किसी मैच में T20 के अच्छे प्लेयर हैं तो किसी एक मैच में ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहे इंडिया के बैटिंग। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी, खासतौर पर कब, जब कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो इंडिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी कराएगी, तो पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो स्पिनर के लिए सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रह सकता है। तो इंडिया ही सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, लेकिन इंडिया के जो स्पिनर है, बॉलर हैं, वो अच्छी फॉर्म में है, जैसे रवि बिश्नोई हैं, ठीक है। 0 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। किसी मैच में अप एंड डाउन तो चलता रहता है। अर्शदीप सिंह की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, अर्शदीप सिंह हमारे लिए पिक बनेंगे एक, और वरुण चक्रवर्ती की भी करंट की फॉर्म अच्छी है। लेकिन आप ध्यान में ये भी देना दोस्तों, भले ही इनकी फॉर्म अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पर स्पिनर को विकेट मिलते भी हैं और किसी मैच में नहीं भी मिलते हैं, तो पिक और ड्रॉप करके जरूर चलिएगा प्लेयर्स को, ठीक।
ये चीज़ होगी इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। अगर दूसरी कंडीशन आती है, अगर इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तब उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, ठीक। तो क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में, तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, यहाँ पर नंबर 1 पर आपको मिलेंगे फिल सॉल्ट, ठीक। नंबर 1 पर फिल सॉल्ट आते हैं। करंट की फॉर्म बेकार चल रही है उनकी, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो किसी मैच में रिस्क लिया जा सकता है फिल सॉल्ट के साथ। बेन डिकेट की करंट की फॉर्म एक मतलब औसत दर्जे की फॉर्म है। बेन डिकेट नो डाउट एक अच्छे प्लेयर है। तो इन दोनों मैच दोनों की फॉर्म की बात करूं तो इन दोनों की फॉर्म तो बिल्कुल ख़राब चल रही है, ठीक है। लेकिन लो स्कोरिंग वाले में तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग वाले में मुकाबले में इन दोनों में से एक को तो पिक करके जरूर चलिएगा। नंबर 3 पर मिलते हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर की करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, नो डाउट T20 के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे आपको हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक की बात करूं तो करंट की फॉर्म की देखिए इनका 17, 0, 1, 123, 55, 171। हैरी ब्रूक जो है T20 के उतने ज़बरदस्त बैट्समैन है नहीं, लेकिन हाँ एक यूज़फुल प्लेयर रहते हैं, ठीक। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। किसी मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छे कंडीशन है नो डाउट, पर करंट की फॉर्म बेकार चलिए उसके बेस पर तो आप चाहे तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हाँ किसी एक मैच में रिस्क लिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलता है जैकब बैथल की बात करूँ तो जैकब बैथल एक की प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्लेयर पर ट्रस्ट करके आप चल सकते हैं, किसी करंट की फॉर्म भले ही बेकार हो, लेकिन हाँ एक अच्छा प्लेयर निश्चित तौर पर है। जेमी ओवर्टन बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है, और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो जैकब बैथल और जेमी ओवर्टन इन दोनों में से किसी एक को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अब क्या है कि यही टीम इंग्लैंड की टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। हमको पता है भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में चेंज होने के चांसेस कुछ ज़्यादा है, तो ये और पेसर को और स्पिनर को उतने ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बॉलर्स की बात करें तो हमारे पास जैकब बैथल, लियाम लिविंगस्टन, अगर आप में अगर इनको जगह देंगे तो लियाम लिविंगस्टन, जैकब बैथल और जेमी ओवर्टन, ये जो 3 प्लेयर रहेंगे हमारे पास, ये तीनों के 3 ऑलराउंडर प्लेयर हैं। तो आप इन तीनों में से 2 का सिलेक्शन करके चलिएगा। अगर गेंदबाजी की बात करूं तो इनकी तरफ से गैस एटकिंसन राइट आर्म फास्ट हैं, करंट की फॉर्म ठीक है, ठीक है। पेसर को पीछे मदद है, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत वो भी नहीं है, तो आप किसी मैच पर ट्राई करके चल सकते हैं। जोफ्रा आर्चर ठीक फॉर्म में, इन दोनों में से किसी एक को किसी मैच में दोनों को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद आदिल रशीद और मार्क वुड की बात करूँ तो करंट की फॉर्म आदिल रशीद की भी अच्छी है और मार्क वुड भी ठीक ठाक टच में है। तो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उनको आप क्या करना है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा है कि मैं आपको बताया है कि यहाँ पर कभी पेसर को विकेट मिलता है, कभी स्पिनर को, कभी स्पिनर को, तो ये यहाँ पर रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि भाई हाँ ये इन दोनों टीमों के बीच है, तो दोनों टीमों के प्लेयरों की क्या फॉर्म चल रही है और ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, तो उसके बेस पर आप हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक। तो ये तो हाई स्कोरिंग के बेस पर होगी। और सेकंड में यहाँ पर टीम चेज कर ले रही है, पावर प्ले में निश्चित तौर पर 2 विकेट गिर रहे हैं, तो 1 विकेट गिरने के चांसेस रहेंगे। तो जो भी टीम चाहे इंग्लैंड हो या इंडिया हो, तो उनके प्लेयरों का आप सिलेक्शन कैसे करेंगे हम, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। जैसे इंडिया के दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में है, वो सेकंड में भी अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना उन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ओपनर दोनों की फॉर्म अच्छी है तो दोनों को पिक करके चल सकते हैं कि किसी भी मैच में, और किसी मैच में से दोनों में से एक नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 में से एक को पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि 6-7 में तो ऑलरेडी ऑलराउंडर आ ही जाते हैं दोनों टीम में, ठीक है। तो वो ज़्यादा इशू है नहीं, और ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम निश्चित तौर पर करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, किसकी फॉर्म कैसी है, वो अभी मैं आपको प्लेइंग 11 में क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम बॉलिंग की। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर को 0 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में मिला हुआ है। तो जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, इस वाले मैच को आधार मानकर हमने टीम बना रखे हैं जहाँ पर हाई स्कोरिंग, तो हम क्या करते हैं, एक पेसर को तो एक ऑलराउंडर स्पिनर को हम पिक करके चल सकते हैं, या रेगुलर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और किसी मैच में चेंज करना, एक रेगुलर पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो क्योंकि मैच जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो हम हर प्रकार से कॉम्बो को पैक को पिक करके चलेंगे, ठीक है, अलग अलग टीमों में। सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर को 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई रेगुलर स्पिनर अच्छी फॉर्म में है तो मे बी किसी एक रेगुलर स्पिनर को भी आप किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेके भी स्पिनर को दिक्कत रह सकती है। तो
किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बैट्समैन को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से दें या सेकेंड इनिंग से। ठीक है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी मुकाबले जो होते हैं जैसा हम सोचते हैं एक्चुअल में वैसे होते नहीं है वो, तो कुछ अलग ही होते हैं। तो आपको जीतने के लिए थोड़ा सा अलग सोचना होगा। ठीक है ना, रिस्क फैक्टर उसी में रहता है। कभी फिर एंट्री वापस आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा हट के सोचेंगे कि हाँ ये यहाँ पर हाई स्कोरिंग है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और लो स्कोरिंग भी इस ग्राउंड पर मुकाबले होते हैं, तो उसमें हम टीम किस प्रकार से बना के चलेंगे, इस प्रकार से। अब लो स्कोरिंग में भी यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 175 का स्कोर किया है, सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई। ठीक हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो बनाती है 155 के अराउंड या 160 के अराउंड, जो भी है 150 के 155 60 के अराउंड, और सेकेंड इनिंग में टीम चेज कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, जहाँ पर टीम चेज भी कर लेती है और यहाँ पर टीम चेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाएगी तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन के लिए। यहाँ पर देखिए SRH ने फर्स्ट इनिंग में 175 का स्कोर किया है, हो सकता है कि इस वाले मैच में टीम 160 कर पाए। ठीक है, या 170 बना ले। ठीक, और टीम जो है 139 ही बना पाई, यानी कि चेज नहीं कर पाई। ठीक, तो सेकेंड इनिंग में कुछ हो सकता है कि टीम 150 155 बना ले। तो इस बात को ध्यान में रखना। और विकेट यहाँ, लेकिन आप ये मान के चलना कि यहाँ पर विकेट गिर सकते हैं। यहाँ 9 विकेट गिरे हैं, यहाँ 7 विकेट गिरे हैं। 9 के बल्ले में 7 भी गिर सकते हैं, यहाँ 7 के बल्ले में 6 भी गिर सकते हैं, 5 भी गिर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिएगा टीम बनाते वक्त। ये तो हो गया बॉलिंग की, और यहाँ पर बैटिंग का मैंने बता दिया। ठीक हो गया। और यहाँ पर पावर प्ले में यहाँ भी विकेट गिर रहे हैं, यहाँ भी विकेट गिर रहे हैं, यानी कि पावर प्ले में विकेट गिर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में यहाँ पेसर को 8 विकेट मिल रहा है, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या करते हैं, एक पेसर और एक स्पिनर प्लस एक पेसर ऑलराउंडर का सिलेक्शन करेंगे। सेकेंड इनिंग में एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर और ऑलराउंडर स्पिनर को भी हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, इस वाले मैच को ध्यान में रखकर, और दोनों प्रकार से टीमें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर में से अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो दोनों में से एक को, वरना आप 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो नंबर 3 को भी पिक किया जा सकता है। ठीक हो गया। और देख लेना कि अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, ये भी एक की क्या रहता है, एक की फैक्टर रहता है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में, सॉरी पहले मैं बैटिंग की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो रही फर्स्ट इनिंग बैटिंग की। और जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई वो चेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम उसके बेस पर टीम बना रहे हैं कि हाँ भाई चेज करने में दिक्कत हो सकती है इस वाले मैच के बेस पर। तो हो सकता है कि वो 10 रन से मुकाबला आ जाए, 170 बना रही है तो अगली टीम 160 के अराउंड पहुंच जाए। तो इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। तो इस वाले मैच के बेस यहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाएगी। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है लेकिन बल्लेबाज फिर भी स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो टॉप ऑर्डर 1 2 में से केवल एक को करना, फिर 2 नंबर के बाद सीधे 4 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। 6 नंबर पर तो ऑलरेडी ऑलराउंडर आ ही जाएगा, यानी कि टॉप 5 में से केवल 2 बल्लेबाज को आप पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर 3 बल्लेबाज चल गए तो वो 170 को चेज तो कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, बॉलिंग फर्स्ट में पेसर का 8 विकेट, स्पिनर 0 विकेट ले रहा है। तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या कर सकते हैं कि 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक, किसी एक मैच में रेगुलर 2 पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं उनकी फॉर्म के बेस पर, वरना एक पेसर ऑलराउंडर का सिलेक्शन उचित रहेगा, और एक ऑलराउंडर स्पिनर का। और सेकंड बॉलिंग में एक पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप टीम में प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही लो स्कोरिंग वाले मुकाबले की बात। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में यहाँ पर क्या है, पेसर और स्पिनर दोनों को आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन ये मिलेंगे। ठीक, ऐसे में हमारे पास ऑलराउंडर प्लेयर वाइस कैप्टनसी के बेहतरीन विकल्प रहेंगे इस वाले मैच के बेस पर। ठीक है, और आप चाहें तो बैट्समैन को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, चाहे वो जॉर्ज बटलर हो, हार्दिक पांड्या हो। ठीक है ना, यहाँ से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। ठीक है, तो कई फैक्टर रहते हैं कि हाँ इस वाले मुकाबले के बेस पर मेरे को कैप्टन कौन अच्छा रहेगा। ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन से भी आप पेसर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, जैसे अर्शदीप सिंह हो। ठीक है ना, ठीक, तो बॉलर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, और इंग्लैंड की तरफ से थोड़ा सा पेसर बॉलरों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, चाहे वो मार्क वुड हो या एटकिंसन हो। ठीक, लेकिन जेमी ओबर्टन पर थोड़ा बहुत एक रिस्क लिया जा सकता है। ठीक,
तो जैकब बैथल एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है, इस वाले मैच के बेस पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का, ठीक। अब बात करेंगे अगर हम प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको इंडिया की तरफ से मिलेंगे संजू सैमसन। करंट की बात करें तो करंट की फॉर्म ठीक ठाक सी है, तो कंडीशन देख लेना कि आप टीम किसके बेस पर बना रहे हैं, उसके आधार पर पिक और ड्रॉप करना है। अभिषेक शर्मा की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, नो डाउट अच्छी पिक रहेंगे। वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं चाहे तो, ठीक। तो किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना, क्योंकि हमारा माइंड सेट क्लियर रहता है कि हाँ अभिषेक शर्मा है तो इसको कैप्टन बनाना है, इसको पिक करना है, ड्रॉप भी करके चलना है ज़्यादा टीमों में, ठीक है। सूर्य कुमार यादव की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, तो पिक भी करना तो ड्रॉप भी करना, ठीक है। तिलक वर्मा एक की प्लेयर का काम करेंगे, फोकस करके चलना। हार्दिक पांड्या T20 में एक स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है पिक, हम इनको पिक तो करेंगे ही, लेकिन किसी मैच में ड्रॉप करके भी ज़रूर चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा साहस लेके आना ही पड़ेगा ड्रॉप करने का, ठीक। रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह का करंट का फॉर्म उतना ज़बरदस्त रहा नहीं है, ठीक है। उसके बाद NK रेड्डी, इनको कितना मौका मिलेगा अगर बैटिंग के लिए, खास तौर पर ये नंबर 7-8 पर बल्लेबाजी करें और बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन हो, तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो खैर ये पीछे के बल्लेबाज NK रेड्डी हों, हार्दिक पांड्या हों, ऐसे प्लेयर इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। अक्षर पटेल नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। बॉलिंग से इनका प्रदर्शन 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, बॉलिंग से अच्छा है, ठीक। स्पिनर को पिच से मदद किसी मैच में है भी और नहीं भी। रवि बिश्नोई की करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती, ये 2 बॉलर पर आप विशेष फोकस करके चलना, और हर जो टीम बनाएगा वो इन दोनों बॉलर पर विशेष फोकस करके चलेगा। लेकिन मैंने आपको वही बोला है कि स्पिनर को पिच से मदद है भी और नहीं भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप वरुण चक्रवर्ती हो, रवि बिश्नोई हो, अक्षर पटेल हो, उसका सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे फिल सॉल्ट। करंट की फॉर्म इनकी बेकार है, और चाहे वो बेन डिकेट हो, केवल इनके टॉप ऑर्डर में केवल जॉश बटलर की फॉर्म अच्छी है, ठीक। तो जॉश बटलर तो नो डाउट एक अच्छी पिक रहेंगे। फिल सॉल्ट और बेन डिकेट भी इस वाले मैच में हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर मिलते हैं हैरी ब्रूक, नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टन, और नंबर 6 पर मिलता है जैकब बैथल। हैरी ब्रूक जो है एक यूजफुल प्लेयर निश्चित तौर पर रहते हैं, ठीक है, तो किसी लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में ट्राई करके चल सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, क्योंकि गेंदबाजी करते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है, वरना ये 2 प्लेयरों को चाहे तो किसी एक मैच में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। जैकब बैथल जो कि नंबर 6 पर मिलते हैं, ठीक है, करंट की ये एक उपयोगी और की प्लेयर रहेंगे। जैमी ओबर्टन और जैकब बैथल, इन 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे एटकिंसन जो है राइट आर्म फास्ट हैं, ठीक, 0 विकेट उससे, लेकिन करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। स्पिनर और पेसर को पिच से ठीक ठाक मदद है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, गैस एटकिंसन हो, इन दोनों में से एक को पिक करके जोड़ चलिएगा। आदिल रशीद और मार्क वुड की बात करें तो आदिल रशीद एक अच्छे बॉलर, मतलब इनको अच्छा खासा अनुभव है, और स्पिनर को पिच से मदद कंडीशन के बेस पर आप इनको ट्राई करना और ड्रॉप भी। और मार्क वुड की बात करूँ तो ये ठीक ठाक सी फॉर्म है इनकी, ठीक है। तो ऐसे ही प्लेयर किसी मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करके हमको ड्रीम 11 जिताने में मदद करते हैं, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।